हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पे। ठीक है, और इस सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और यूं कह लें कि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस एंड और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं जो है। और ये सेक्शन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर पे। क्या है इस चैप्टर में? सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ते कहाँ हैं। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक सेक्शन में। ठीक है, जैसे मैथ को सेक्शन वाइज पार्टीशन किया गया है तो हम लोग इसको अलजेब्रिक सेक्शन में करते हैं। एक है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारा क्या है हमारा मैथ का एक सेक्शन है, सेक्शन बना हुआ है। तो वैसे इस चैप्टर को हम कहाँ पढ़ते हैं? तो बीज गणित में करते हैं, यानी अलजेब्रिक सेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले एक बार आप जाके पॉलिनोमियल वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर के लिए कुछ बेसिक्स टर्म्स और कंडीशन उस पॉलिनोमियल वाले वीडियो में बताया गया है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा, वेरिएबल समझना पड़ेगा, कांस्टेंट समझना पड़ेगा। उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघातीय। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी टर्म लिखा हुआ है द्विघातीय। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो समीकरण। इक्वेशन का सिंपली अर्थ क्या होता है? तो समीकरण। अब देखो, द्विघाती का मतलब क्या होता है? घात का मतलब होता है पावर। बात समझ रहे हो? पावर या इंडेक्स, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं पावर या इंडेक्स। जैसे मान लो यहाँ पे कोई टर्म है x, इस पे कोई पावर है p, इसको हम पावर कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। कोई भी संख्या हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसके ऊपर आपको इस फॉर्म में कोई चीज लिखा हुआ दिखा है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? इंडेक्स और पावर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे टर्म पे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब, तो आप मान लो कि यहाँ पे x है, अब x के ऊपर 2 लिखा है, यानी अब यही मेरा हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये पावर जो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, तो घात के रूप में हो गया है। अब इसके बाद फिर चर्चा करते हैं हम लोग क्या, समीकरण को समझ लेते हैं। समीकरण क्या होता है? तो समीकरण जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम क्या समीकरण को क्रिएट कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन को क्रिएट करते हैं, यानी दो बीजीय व्यंजक यदि हम उसे बराबर के रूप में, दो पक्ष के रूप में लिख दें तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। चलो बात करते हैं, देखिए अब चलते हैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म पे। ठीक, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके जनरल फॉर्म पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म, किसी भी आप अपने रियल लाइफ में यूं देख लें कि किसी भी चीज का आप बात करते हैं, अभी कोई भी थिंग्स आपके पास बना हुआ है, कोई चीज बना हुआ है आपके पास, तो वो बना कैसे है? जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, ये मार्कर। ठीक है, ये मार्कर कैसे बना होगा? तो इस मार्कर को बनाने वाला एक क्या होगा? मोल्ड होगा ना। इस मार्कर को बनाने वाला एक मोल्ड होगा, यानी ढांचा होगा, सांचा होगा। उस सांचे के अंदर प्लास्टिक को गला करके डाला गया होगा, तो ये मेरे को मार्कर निकला, उसमें से एक मार्कर हमको प्राप्त हुआ, मिला। तो वैसे ही मैथ में भी जनरल फॉर्म बिल्कुल उसी ढांचे के हिसाब से, उसी सांचे के हिसाब से काम करता है कि तो उसी ढांचे के रूप में ही हमारा मैथ में एक जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसके आधार पे हम उस जनरल फॉर्म के रूल और नियम को फॉलो करके, पालन करके आगे क्या बनाते हैं? इक्वेशन बनाते हैं या फिर फॉर्मूला बनाते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है वो। जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? तो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये मेरा क्या है? जनरल फॉर्म है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हिंदी में इसे मानक रूप कहते हैं। ये मेरा मानक रूप है।
मानक रूप। हमने इस वीडियो में एक एक टर्म पे चर्चा करना है, ठीक है। हमने इस वीडियो में क्या करना है, एक एक टर्म पे बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हुए एक एक टर्म को समझाते हुए चलना है। और बच्चे इस वीडियो को पूरा पेशेंस से देखें। बेशक वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है या फिर 2-3 सेक्शन में 2-3 पार्ट में हो सकता है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे, A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को कि ax² + bx + c = क्या है 0। ये मेरा एक जनरल फॉर्म है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना, अभी बुक से मैं जितना क्वेश्चन लूंगा वो सारा क्वेश्चन इसी टर्म में होगा। ओए लड़का, वो सारा क्वेश्चन इसी टर्म में होगा, बिल्कुल इसी रूप को पालन करते हुए इसी रूप को फॉलो करेगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे आप 2x² + 7x + 5 = 0। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिया हुआ है, हमने इक्वेशन लिया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है आप ऊपर और इस इक्वेशन में कंपेयर करो, तुलना करो, नजर डालो कि देखो ऊपर वाला जो टर्म जैसे हमने लिखा हुआ उसी रूप में ये है कि नहीं। तो ये जनरल रूप को फॉलो किया हुआ है। कहीं कहीं पे आपको इस तरीके का इक्वेशन दिखेगा x² - 4। तो आप बताओगे, आपसे मैं पूछता हूं, तो आप बताओ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए टर्म क्या होना चाहिए कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर के अधिकतम घात 2 हो। तो देखो यहाँ पे चर में अधिकतम घात क्या है, तो 2 है। तो ये मेरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे यहाँ पे आप देखो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, तो 2 है, यहाँ है। इसीलिए ये भी मेरा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद यदि यदि द्विघात बहुपद कह रहा है तो उसमें एक टर्म नहीं होगा, सिर्फ एक ही पद होगा, या बाया हो मतलब एक ही पद होगा, उसमें 2 पद नहीं होगा, ठीक। लेकिन समीकरण में 2 पक्ष का होना क्या है, अति आवश्यक है। लेकिन क्या है कि यदि हम क्या बोल रहे हैं कि बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में उसमें 2 पक्ष नहीं होता है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आया। तो ये भी मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप कहोगे सर ऊपर का फॉर्म और नीचे वाला फॉर्म तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो हम कह रहे हैं चलो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² + 0x -4 = 0। ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो जी, लिख सकते हैं कि नहीं। हमको उस फॉर्म को फॉलो करना है, तो इस फॉर्म को फॉलो किया कि नहीं। आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या है, यानी गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पे 1 है, वो चीज सेम। और यहाँ पे देखो आप कहोगे सर x वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे x वाला टर्म क्यों ले लिए। तो यहाँ पे x वाला टर्म इसी के लिए ले लिए हैं क्योंकि आप जानते हो कि 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज खत्म, वो चीज होता ही नहीं है। तो यहाँ पे और -4 है, -4 ले लिया। तो देखो ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म को कंपेयर करो, मिला आपको। देखो c की जगह पे ये क्या है, कांस्टेंट। c किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे x² की जगह पे x² है ही, और x की जगह पे x है ही, और b की जगह पे 0 है, यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एक चीज लिख लेते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, थोड़ा मतलब a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। पहली बात, a यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो x² वाला टर्म यानी अधिकतम पावर जिसपे 2 है, चर पे, जिस चर पे अधिकतम घात 2 है उसके कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए जनरल फॉर्म में। 0 हो गया तो ये मेरा टर्म 0 हो गया, यानी फिर ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया जी। बस समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो, b आपका 0 हो सकता है, c आपका 0 हो सकता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे थोड़ा कि द्विघात समीकरण के शून्य ये क्या होता है। द्विघात समीकरण का शून्य क्या होता है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं।
द्विघात समीकरण के शून्य, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। इसको लिख देते हैं द्विघात समीकरण का शून्य क्या मूल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जीरो को क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहो या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहो। अब इस टर्म को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद से हम इस चैप्टर में इसी टर्म पे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। इसी हमने पहले से ये चीज लिख लिया हुआ है कि द्विघात समीकरण का शून्यक और मूल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिर्फ इस चीज को समझाना है, इस चीज में चर्चा करना है कि क्या होता है। जैसे किसी द्विघात समीकरण में, कोई भी द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण में चर के स्थान पर यानी चर जहाँ पे है उस चर के स्थान पर जिस संख्या को स्थापित करने से, यानी कोई ऐसा संख्या जिसको हम यहाँ पे स्थापित कर दें, यहाँ पे रख दें, रखने से या स्थापित करने से समीकरण का मान शून्य हो जाए। देखो समीकरण का ये क्या है, दाहिना पक्ष, समीकरण के दाहिने पक्ष में क्या है, जीरो है, तो समीकरण के बाएं पक्ष में भी जीरो हो जाए या समीकरण संतुष्ट हो जाए। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब होता है कि दोनों ही पक्ष हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस संख्या को द्विघात समीकरण का शून्य क्या मूल कहते हैं। तो चलो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, देखते हैं इस दोनों समीकरण में कौन सा संख्या जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, इस समीकरण को जीरो के बराबर कर देगा। आप किसी भी संख्या को रखेंगे तो ये थोड़ी ना जीरो हो जाएगा, ये थोड़ी ना संतुष्ट हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। ऐसा कौन सा संख्या है, तो चलो चेक करते हैं डायरेक्ट हम बता। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं और आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि वह संख्या जो किसी भी द्विघात समीकरण में स्थापित करने से समीकरण का मान शून्य हो जाए या समीकरण को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट करने का मतलब यही होता है कि दोनों समीकरण में दो पक्ष होता है, तो दोनों ही पक्ष इक्वल हो जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो यहाँ पे इस चर का दोनों जगह पे चर है, तो इस चर के स्थान पे हम एक ऐसा मान रखें या एक ऐसा संख्या रखें जो इस पूरे समीकरण को क्या बना दे, इस जीरो के बराबर बना दे, यानी दोनों पक्ष मेरा बराबर हो जाए। तो हमारा क्या कहते हैं, इसको समीकरण संतुष्ट हो गया, ठीक है। इसी को ऐसे भी कर देंगे कि इस x के मान पे कौन सा संख्या रखें, वह कौन सा संख्या रखें जिसके लिए इस समीकरण का मान शून्य हो जाए, तो उसको शून्यक भी कहते हैं, ठीक। तो चलो हमें पता है कि इसका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल क्या होगा और शून्य क्या होगा हमें पता है, इसीलिए हम डायरेक्ट रख देते हैं आपको सिर्फ चेक कराने के लिए। तो आप देखो -5/2 और 1, ठीक है, ये दोनों ही संख्या क्या है, -1, ये दोनों ही संख्या इस समीकरण का शून्यक है या मूल है। इस दोनों संख्या के अलावा आप कोई भी संख्या रख के देख लो, किसी भी संख्या को x के स्थान पर रख के देख लो, दोनों पक्ष कभी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा। और आप कहोगे सर इसके दो मूल क्यों आ रहे हैं, इसके दो हल क्यों आ रहे हैं, इसके दो शून्य क्यों आ रहे हैं, तो हम आपसे कहते हैं एक बात, इसके दो शून्य क्या दो मूल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दो, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात सदैव 2 होती है, इसीलिए दो मूल या दो शून्य का है, दो हल आ रहे हैं, ठीक है। अब चलो रख के चेक करा देते हैं। और एक चीज समझ लो, यदि मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है, उस क्यूबिक इक्वेशन में x की अधिकतम घात क्या होती है, x की अधिकतम घात 3 होती है जी, होती है ना। चलो उस क्यूबिक इक्वेशन में x की अधिकतम घात 3 होती है, इसीलिए उसका जो मूल है या जीरोस है या उसका हल है, सॉल्यूशन है, 3 आता है। आप अभी इससे पहले क्या पढ़ गए हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, या फिर ऐसे कह लो रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अभी इससे पहले आप लीनियर इक्वेशन पढ़ गए हो, तो आप देख रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वैल्यू क्या हो रहा है, उसका आंसर हो रहा है, एक मान आ रहा है ना, एक उसका वैल्यू आ रहा है, एक आंसर आ रहा है। तो क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन पे x का या चर का अधिकतम क्या होता है, एक होता है, इसी के लिए। तो इस चीज को समझो कि यहाँ पे दो हल क्यों है, इसके अलावा और कोई संख्या क्यों नहीं हो सकता है। चलो यहाँ पे रख के देखते हैं, -1 पहले रखते हैं, -1 रखते हैं, ओए हल्ला सामने, और यहाँ पे प्लस
फाइव बराबर 0 क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया है, रख दिया हुआ है, इसका स्क्वायर भी तो है, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 और माइनस 7 प्लस 5, ये तो क्या है सोल्यूशन करना है इसका। तो अब देखो 7 में से 2 गया थी तो माइनस 5 और प्लस 5, ठीक है। अब देखो जी इधर भी 0 है, इधर भी 0 आ गया, यानी दोनों पक्ष हमारा क्या हो गया जी बराबर हो गया। ये हमारा LHS था, लेफ्ट हैंड साइड था, और ये हमारा RHS है। दोनों देखो तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे सेम मिला, यानी दोनों ही वैल्यू क्या हुआ संतुष्ट हुआ, 0 के बराबर आया। तो किस वैल्यू के लिए, इस माइनस होने के लिए हमारा समीकरण का मान 0 आ गया, दोनों पक्ष क्या हो गया 0 हो गया, यानी वैल्यू संतुष्ट हो गया है, मान समीकरण संतुष्ट हो गया है। इसीलिए इस एक को क्या कहेंगे, इस द्विघात समीकरण का हल कहेंगे, मूल कहेंगे, या फिर शून्य कहेंगे, ठीक। अब इसको भी रख के आप चेक कर लो, वैसा ही कोई वैल्यू आएगा। इस -5/2 को भी आप रख के देख लो, इसके लिए भी समीकरण संतुष्ट है। चलो देख लेते हैं, 2 × -5/2। अब पेशेंस बना के देखो, क्योंकि इसमें बहुत ही समझने वाली बातें हैं। ओके जी, 2 लिख दिया। अब देखो रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, प्लस 25 हो जाएगा बट्टा 4 गुणे 2 प्लस माइनस माइनस 7 × 5 = 35 बट्टा 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 2, तो थोड़ा ले लेंगे 2, कितना हो गया जो ऊपर -10 कर लो आप, सोल्यूशन करके देखो इसका। 5 आया तो -5 और +5, देखो यहाँ से भी क्या आया 0 आया, तो यहाँ पे RHS हमारा क्या था, RHS यहाँ पे 0 था, तो दोनों पक्ष बराबर आया, यानी ये हमारा आंसर क्या है सही है। तो ये तो हम पहले से ही क्या करके रखे हुए हैं, पहले से ही हमें पता है, ये तो हमें पहले से ही पता है, हमने इसका रूट और 0 निकाल के रखा हुआ है, तो हमने आपको रख के सिर्फ चेक करके दिखाया है। अब इस शून्य और मूल को निकालते कैसे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर में हम मूल को निकालेंगे, शून्य को निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद से कोई स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन दिया है, उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से हम x का या चर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या निकालेंगे, और इस चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी विविधकर निकालेंगे, विविधकर को समझेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग 2 मूल दिया होगा, 2 मूल दिया होगा तो उस मूल से इस द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन को देखेंगे कि 2 मूल दिए होंगे तो द्विघात समीकरण को बनाते कैसे हैं, वो सारे चीज पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण दिया है उसका मूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट है, आगे धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट में।